इंडिया बोल तारीख 4 जून दिन शनिवार में हूं मोहन लाल शर्मा। नागपुर में एक कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जो भाषण दिया उसे लेकर हर तरफ चर्चा है। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। ये भाषण ऐसे वक्त दिया गया जब मस्जिदों, ऐतिहासिक इमारतों के हिंदू अतीत को लेकर अदालतों में याचिकाएं डाली गई हैं। कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ताजमहल के अतीत को लेकर बहस चल रही है। बहस ये भी कि 400, 500, 600 साल या उससे पहले किसने क्या किया। आज इंडिया बोल में इसी पर चर्चा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान का संदेश क्या है। मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1800 102 7001 पर। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का कार्यक्रम इंडिया बोल। स्वागत, अभिनंदन। फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का पहले मुख्य समाचार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में केमिकल फैक्ट्री में एक बॉयलर में विस्फोट हो जाने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के धौलाना इलाके में स्थित इस फैक्ट्री में विस्फोट से कई कर्मचारियों के घायल होने की भी सूचना है। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर राहत कार्य जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने एक ट्वीट के माध्यम से शोक संतप्त परिजनों के लिए सहानुभूति जताई है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पंजाब में कांग्रेस को एक बार फिर से करारा झटका लगा है। कद्दावर नेता सुनील जाखड़ के पार्टी छोड़ने के बाद 4 और नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। राजकुमार वेरका, बलवीर सिंह सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह कांगर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये सभी नेता कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। इनके अलावा बरनाला के पूर्व कांग्रेस विधायक केवल ढिल्लो, शिरोमणि अकाली दल के विधायक स्वरूप चंद सिंगला और महेंद्र कौर जोश ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। बलवीर सिंह सिद्धू मोहाली से 3 बार विधायक रहे हैं। वो पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वहीं रामपुरा फुल से 3 बार के विधायक गुरप्रीत कांगर रेवेन्यू मंत्री थे। भारत सरकार ने यूट्यूब और ट्विटर पर चल रहे डिओड्रेंट के विवादास्पद विज्ञापन को हटाने का आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शॉर्ट नाम के डिओड्रेंट के वीडियो को हटाने का आदेश दिया। इस विज्ञापन पर अश्लीलता के आरोप लगाए जा रहे थे। फिलहाल विज्ञापन मानकों के हिसाब से इसके कंटेंट की जांच जारी है। मंत्रालय ने कहा कि यह विज्ञापन आईटी रूल्स 2021 के नियमों का उल्लंघन करता है। मंत्रालय की ओर से यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो चल रहे हैं जो किसी कंपनी का विज्ञापन लगते हैं। इसे ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। इसमें वीडियो के टाइटल का जिक्र है जो लेयर शॉट के नाम से है। ये 3 जून को लेयर शॉट मिल 15 OPT हिंदी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने देश में हाल में हुए प्रदर्शनों के लिए विदेशी दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि विदेशी दुश्मन ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। समाचार एजेंसी राइटर के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मनों ने इसके खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रखा है। उन्होंने अमेरिका पर समुद्र में डकैती डालने का आरोप लगाया। दरअसल पिछले दिनों ग्रीस के 2 जहाज़ों पर लदे ईरानी तेल को अमेरिका ने जब्त कर लिया। खामनेई ने आज कहा कि ईरान के दुश्मन इसे देश में हो रहे प्रदर्शनों के जरिए चोट पहुंचाने का ख्वाब देख रहे हैं। उनके लिए यही सबसे बड़ी उम्मीद बन गई है। दक्षिण पश्चिम ईरान में पिछले दिनों एक बिल्डिंग के ध्वस्त हो जाने से 37 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद वहां लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे थे। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते 6 विधायकों से राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को समर्थन देने का व्हिप जारी किया है। राजस्थान में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते सभी 6 उम्मीदवार बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राज्य में बीएसपी प्रमुख भगवान सिंह बाबा ने कहा कि 2018 में ये सभी उम्मीदवारों ने बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, इसलिए वे पार्टी के व्हिप के मुताबिक काम करने के लिए बाध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने दिनेश लाल
यादव निरहुआ को टिकट दिया है। इस सीट से अखिलेश यादव सांसद थे और विधानसभा चुनाव में करहल सीट जीतने के बाद उन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। इसके पहले निरहुआ इस सीट पर लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव से हार चुके हैं। यूपी की दूसरी लोकसभा सीट रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा त्रिपुरा की टाउन बोरदोवली सीट से राज्य के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझेंग प्रांत में एक तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में रेल चालक की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए हैं। आधिकारिक ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने बताया कि ये ट्रेन गुआंगडोंग प्रांत की ओर जा रही थी। एक सुरंग के पास पटरियों पर मलबे गिरे थे, जिसके कारण ट्रेन का संतुलन बिगड़ गया और वो पटरी से उतर गई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आपका पसंदीदा डिजिटल बुलेटिन दिन भर अब नए अंदाज में। अब सिर्फ जानिए ही नहीं, ठीक से समझिए भी। इसलिए अब दिन भर यानी पूरा दिन पूरी खबर। देश दुनिया की कोई अहम खबर छूटेगी नहीं और बड़ी खबर का हर पहलू पहुंचाएंगे आप तक। Your politics is our politics. एक्सपर्ट की नजर और ग्राउंड रिपोर्ट भी होंगी शामिल। जो ओपनिंग स्टॉक है चीनी का देश में होना चाहिए 60 लाख टन। जो खबर चर्चा में है उसके आगे पीछे और उसके भीतर की हर परत खुलेगी। होंगी खेल और मनोरंजन की खबरें और चर्चित हस्तियों से मुलाकात भी। हिंदी की ये पहली किताब है जो बुकर की लिस्ट में आ गई। समय वही शाम 7:30 बजे, सोमवार से शुक्रवार बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर। और आपका पसंदीदा कार्यक्रम विवेचना शनिवार को और दुनिया जहां अब सुनिए रविवार को। तो जुड़े रहिए और सुनिए दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल। तो शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बीबीसी इंडिया बोल। और हाँ, आज का हमारा ये कार्यक्रम यानी कि बीबीसी इंडिया बोल इस दिन भर के पुराने प्रारूप का आखिरी कार्यक्रम है। सोमवार से हम दिन भर अपने नए रूप में और नई शक्ल में लेकर हाजिर होंगे। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 1811-7000 और 1800-102-7001। विषय भी दोहरा देता हूँ, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के मायने क्या हैं, ये संदेश किसके लिए है। मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन पहले श्रोता को जगह देना चाहता हूं, उनकी आवाज सुन लेता हूं। नाम बता दें, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। मैं डीके परमार गुजरात आमरण गांव से बोल रहा हूं। जी परमार साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहें अपनी बात। मेहमान को भी हमारा नमस्कार। जी वो सुन रहे हैं आप। सर, ये बयान तो बहुत आते जाते रहते हैं। धार्मिक मुखिया वो डीएनए का बयान देते हैं, कभी महंगाई की बात नहीं करते, जातिवाद खत्म करने की बात नहीं होती। ये पॉलिसी तो ठीक नहीं लगती। एक पीवी नरसिंह राव सरकार ने एक प्रावधान संसद में पास किया था, मतलब 1991 से जो भी धार्मिक स्थल है उसमें कोई फेरफार नहीं करना। 1947 के पहले का। तो फिर बखेड़ा, फिर कजिया कंकास, ये सब क्यों? ये कानून पास है संसद में, नरसिंह राव सरकार ने करा था। हम आज कहाँ खड़े हैं सर? जी फिलहाल तो ये मामला जी परमार साहब, फिलहाल तो ये मामला अदालत में है और अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। एक और श्रोता की आवाज सुन लेते हैं। नाम बता दें, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बिहार के बांका जिला से परमवीर बोल रहा हूँ। परमवीर जी, आज समय है आपके इस आखिरी कार्यक्रम में शामिल होने का, कहें अपनी बात। जी सर, मैं कहता हूँ, लेकिन सबसे पहले सर, आज जो आप निराशाजनक ये फैसला लिए हैं कि बीबीसी इंडिया बोल ये आखिरी है, सर हम श्रोताओं के लिए निराशाजनक और दुख भरा सर समाचार नहीं। अगले नए प्रारूप में आपको और बेहतरीन कार्यक्रम सुनाई देने वाले हैं। कहें अपनी बात। जी सर, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में जो मंदिर मस्जिद को लेकर जो बातें कही है सर जी, वो मंदिर मस्जिद संबंधी विवादों को सुलझाने का रास्ता दिखा
काउंट किए हैं सर। उनके भाषण को तिल का ताड़ नहीं बनाया जाना चाहिए और इस पर ज्यादा राजनीति करना उचित नहीं है सर। ज्यादा राजनीति उचित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया परमवीर जी आपका। कार्यक्रम में अब मैं शामिल कर रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी को। उर्मिलेश जी, इस बयान की बहुत चर्चा है और इस बयान को सभी ने अपने अपने तरीके से देखा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं कि ये किसके लिए संदेश है। हेलो, देखिए, जो मोहन भागवत जी बोल रहे हैं वो तो मैं समझता हूं कि चूंकि आज सत्ताधारी जो दल है उसके वो सबसे बड़े बौद्धिक सलाहकार या यूं कहा जाए कि इस सत्ता संरचना के वो एक तरह से मार्गदर्शक हैं, इसलिए ये उनकी जो बात है वो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार उन्हीं की है तो जो वो कहेंगे उसका बड़ा मायने है। जो वो कह रहे हैं उसका मतलब अलग अलग ढंग से लोगों को लगाया जा रहा है। बहुत सारे लोग खुश हैं कि चलो उन्होंने ये अच्छी बात कह दी कि आगे नहीं बात बढ़ेगी, कोर्ट का मामला है, कोर्ट सुनेगा, हम इसको हर जगह ये मस्जिद नहीं खोजेंगे, हमारे मंदिर नहीं खोजेंगे हर मस्जिद में। लेकिन ये अभी समझना बहुत कठिन है और मुश्किल है, जटिल सवाल है। क्योंकि आरएसएस प्रमुख या आरएसएस के लोग कभी किसी विषय पर कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उनके बयान बदलते रहते हैं। समय के अनुसार वो बयान बदलना आरएसएस की पुरानी पहचान है। और अयोध्या कांड में भी हमने देखा, अयोध्या के बारे में पहले उन्होंने कहा कि ये आस्था का प्रश्न है जब कोर्ट का मामला चल रहा था। अभी वो कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, लेकिन कोर्ट में मामला है तो 91 के कानून का क्या मामला है, 91 के कानून का रिलेवेंस क्या है फिर जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो। क्योंकि केवल अयोध्या के इशू को ही 91 के कानून से अलग रखा गया था और किसी भी इशू को नहीं रखा गया था। तो बहुत सारे सवाल उनके बयान को लेकर अभी भी हैं। लेकिन बहरहाल जो वो कहना चाहते हैं उन्होंने कही है अपनी बात, उसके अलग अलग मायने अर्थ लगाए जा रहे हैं। जी, मैं आपसे और थोड़ा विश्लेषण के लिए आगे आऊंगा। नाम बता दे, कौन बोल रहे हैं? जी प्रसाद जी, राम जी प्रसाद जी सासामुसा गोपालगंज बिहार। जी हाँ, राम जी प्रसाद जी, कहें अपनी बात। मोहनलाल जी, आपको मेरा नमस्कार। 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 और विशेषज्ञ उर्मिलेश जी को भी मेरा नमस्कार। जी, सुन रहे हैं आप सर। आज के विषय पर मैं संक्षिप्त टिप्पणी कर रहा हूँ सर कि मोहन भागवत जी के बयान को सकारात्मक रूप में लिया जाए, संघ प्रमुख, और मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग को न ढूंढा जाए और अगर कोई मस्जिद में शिवलिंग से संबंधित कोई भी हिंदू धर्म के साक्ष्य से संबंधित विवाद है तो उसको न्यायिक रूप से सुलझाने का प्रयास किया जाए। और सर, उन्होंने यह भी कहा है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है यह कोई ऐसा आंदोलन अब नहीं चलाएगा जो उसने राम मंदिर के लिए चलाया है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता की आवाज, नाम बता दें, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं मोहम्मद शफी सर, जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ। जी, कहें अपनी बात, स्वागत है आपका। सर, बात ये है कि कल का भूदावा अगर आज किसी पर आ जाए तो सबसे बेहतर चीज है। भागवत साहब ने जो ये बयान दिया है इसका सब स्वागत करते हैं। यही चीज जो है हम लोग चाहते हैं, देशवासी हम लोग यही चीज चाहते हैं देशवासी के आरएसएस अगर ये बयान दे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा देश जिस पैनल पर जिस वजह से आजाद हुआ था, ये आजादी का एक जो है पैनल है और सब स्वागत करते हैं उस बयान का कि हिंदू मुसलमान एकता का और मस्जिद और मंदिर का जो मसला है। हाँ। ये वो कहते हैं कि जो पीछे मसले गुजर के हो गए आज क्या है, ये हाँ। बहुत स्वागत की बात है सर। बहुत स्वागत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी। दो आवाजें आपने सुनी, दो श्रोताओं की आवाजें आपने सुनी। एक जम्मू से आवाज सुनी आपने मोहम्मद शफी साहब की और एक आवाज आपने और सुनी। दोनों ही स्वागत कर रहे हैं और मतलब सामान्य तौर पर अब तक 4 लोग जो शामिल हुए हैं, सामान्य तौर पर एक यही रिएक्शन सामने आ रहा है कि वो स्वागत कर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि भाई इससे आगे निकलना चाहते हैं। जी नहीं, ठीक है, वो बात सही है। वो लोग उनके जो शब्द जो हैं मोहन भागवत जी के, उन शब्दों को वो पूरी मर्यादा के साथ, ईमानदारी के साथ ले रहे हैं, उसी भावना में ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि कई बार शब्दों की जो व्यंजना होती है उसका बड़ा महत्व होता है और उसमें जो बात छूटी हुई है उन शब्दों से वो ये है कि मोहन भागवत जी को
मौजूदा सरकार के जो संचालक हैं उन लोगों को निर्देश देना चाहिए, निर्देश या सलाह देनी चाहिए कि भाई इस तरह के इश्यूज जो हैं जहां जहां खड़े किए जा रहे हैं और जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं तरह तरह के, जो कि हर जगह मंदिर तलाशने या शिवलिंग तलाशने या कोई न कोई उपासना स्थल में किसी न किसी तरह से विवाद पैदा करने वाले जो बयानात आ रहे हैं, तो इन बयानात पर मैं समझता हूं कि एक पाबंदी लगनी चाहिए। और जो आरएसएस की शाखाएं हैं पूरे देश में, विश्व हिंदू परिषद का जो तंत्र है, कथित हिंदुत्ववादी जो संत महात्मा हैं, इन सभी लोगों के संगठनों को आरएसएस प्रमुख को चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आरएसएस ही आजकल इन सभी लोगों को नियंत्रित करता है। तो उन लोगों को चाहिए कि निर्देश दें कि वो इस तरह की कोई हरकत न करें और कोई सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली कोई बात न करें। अभी आज ही कई लोगों का मैंने बयान देखा कि वो कोई आंदोलन करेंगे, तो कोई कह रहा है कि वो धरना दे देगा, कोई कह रहा है अनशन कर देगा। तो ये चीजें केवल शब्द से नहीं केवल हल होंगी, इसके लिए एक मैं समझता हूं कि एक सटीक ढंग से, साफ ढंग से सलाह दी जानी चाहिए पूरे देश भर में। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ से जुड़े जितने आनुषंगिक संगठन हैं सभी के प्रमुखों को कि कहीं भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली बात न की जाए। मतलब अभी आप 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि अच्छा, इस पे बहस लंबे समय से जारी है, मतलब कुतुब मीनार को लेकर, उसकी फोटो को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर लंबे समय से ये बातें चलती रही हैं, लेकिन इतना कभी तूल दिया नहीं गया। अभी हाल के दिनों में मतलब क्या मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं उसके पीछे की वजह ये है कि इतना ज्यादा हो गया कि उनको ये बात कहनी पड़ी? देखिए, मैं समझता हूं कि इस समय देश में जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं बहुत जटिल हैं और मौजूदा सरकार जो लोकप्रिय इस मामले में है कि जो देश के टेलीविजन चैनल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, सभी सरकार का कुल मिलाकर सरकार के साथ खड़ा हुआ है, सरकार का एक तरह से प्रचारक बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता तक सरकार के पक्ष की केवल बातें जाती हैं और सरकार और जनता जो अपनी मुफलिसी में, परेशानी में, बेरोजगारी में, बदहाली में, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दामों का मामला हो या खाद्य पदार्थों का मामला हो, इन सभी जो अपने जरूरी सवालात हैं, शिक्षा का सवाल है, इन तमाम सवालात को एक तरह से दरकिनार कर देती है। और जिस तरह का एक माहौल पैदा कर दिया जाता है, धार्मिक सांप्रदायिक माहौल, तो उसमें लोग झूलने लगते हैं, उसमें लोग तैरने लगते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है मुझे कि जो मौजूदा संगठन इस तरह के हैं, बहुत सारे जो काम करते हैं, वो यही चाहते हैं कि सरकार की जो विफलताएं हैं सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर वो डाइवर्ट हो जाएं, ताकि 2023 में भी चुनाव है और 2024 का बड़ा चुनाव है। 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। तो ये अगले 2-3 साल आरएसएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि सरकार की जो छवि है वो इतनी खराब न हो, जो वाकई उसकी नीतियों के कारण खराब होनी चाहिए, क्योंकि जनता की जो वाजिब जो जनता के सवाल हैं उनको सरकार हल करने में विफल है। और जो मुद्दे हैं, इतनी महंगाई आज तक कभी नहीं हुई थी, ऐसी बेरोजगारी का आलम कभी नहीं दिखा था। तो इन मोर्चों पर जो सरकार की विफलता है उसको छुपाने के लिए मैं समझता हूं कि ये इश्यूज उठाए जा रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि ताजमहल पर इस तरह के बेमानी सवाल उठाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब की जा रही है। कुतुब मीनार को बता रहे हैं कि हनुमान जी का या कुछ हनुमान चालीसा, जहाँ चाहे वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने की प्रथा चल गई है। अरे भाई, हम लोग बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ते थे भूत भगाने के लिए, यहाँ तो मनुष्यों को बांटने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। कितना अपमान हनुमान जी का किया जा रहा है। तो ये जो कथित हिंदुत्ववादी हैं वो दरअसल अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ताली उर्मिलेश जी ताली सिर्फ एक वाक्य में कहना चाहता हूँ, एक वाक्य देखिए, हनुमान जी की हिंदू मानस में एक लोक मंगल के नायक की छवि है, एक लोकोपकारी देवता की छवि है। उसको ये लोग ऐसा लगता है कि क्रोध के प्रतीक की छवि उसकी खींच रहे हैं। ये कितना अजीब बात है। एक श्रोता को जगह देता हूँ, नाम बता दे, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, रामनिवास टोलिया गांव बादेर, जिला नागौर, राजस्थान से। जी हाँ, नमस्कार, कहें अपनी बात।
ये जो मौलवी है, पुजारी है, नेता है, ये सब है जो अपनी रोटी सेकते हैं और आम पब्लिक के लिए ये मंदिर मस्जिद के दंगों से कुछ नहीं हासिल होता है। आम पब्लिक को सबको गुमराह करते हैं। इससे तो अच्छा है कि कोई शिक्षा रोजगार के बारे में मैंने सोचे और देश को आगे बढ़ाए। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और श्रोता की आवाज, नाम बता दे, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, जी हाँ, नाम बता दे, कौन बोल रहे हैं? सर नमस्कार, मदन लाल नंबूरिया बोल रहा हूँ। जी मदन लाल जी, कहें अपनी बात, स्वागत है आपका। सर मोहनलाल जी भागवत का ज्ञान है। मैं राजनीतिक जो सभी धूमिल हो रही भारत की विश्व पटल पर, उसको रोकने के लिए है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इनको बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक जो सौहार्द, धार्मिक सौहार्द भारत का है, उस पर चाहिए। पहले ये बयान दे चुके हैं, लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये देश को हिंसा में झोंकना चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं रहे है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता को मंच, नाम बता दे, कौन बोल रहे हैं? जी हाँ हेलो सर। जी हाँ, नाम बता दे। सर मेरा नाम श्याम मोहन यादव है, मैं शनिचरा गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कहें अपनी बात। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी भागवत जी का मतलब बयान तो बहुत अच्छा है सर। इस तरह से मतलब अगर इस तरह हो जाए तो देश में शांति का मतलब अच्छा ही खुल जाएगा। लेकिन ये लोग बयान पे मतलब इन लोग का बयान है लोग दे देंगे, लेकिन इनके अनुयायी लोग इसमें कायम नहीं रहेंगे और इससे सामाजिक समरसता हमारे समझ से मतलब बहुत गलत दिशा में जा रहा है। अभी ज्ञानवापी मस्जिद को ही ले लीजिए, जो भी मतलब कानूनी प्रक्रिया चली, हमको तो लगा ही नहीं कि ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसमें मतलब जो संख्यक पक्ष है, लगता है कि वही चारों तरफ छाया है, कानून का जैसे कुछ ही नहीं है। तो इस तरह होना चाहिए, जो भी हो, इतिहास की बातें जो भी हो, लेकिन मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी के प्रति अन्याय हो रहा है, कोई जबरदस्ती उसको दबा रहा है। कानून का राज है तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर इनके बयान से मतलब के अनुसार होता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बयान दे देने से तो काम होने वाला नहीं है। जब काम बराबर में आएगा तभी तो उसको अच्छी मानेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता, नाम बता दें, कौन बोल रहे हैं? हेलो नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं गुजरात से धीरज व्यापारी बात कर रहा हूँ सर। बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम बंद होने वाला है तो दुखद बाबत है। अगर इसके अलावा दूसरा कार्यक्रम पेश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो आज का विषय है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कोर्ट में जो भी केस चल रहा है, जो नामदार कोर्ट में, उसके बारे में मेरे ख्याल से कोई भी धर्म का कोई भी बड़े नेता न बोले तो ही सही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता, हेलो हेलो। जी हाँ, नाम बता दें। राजेश श्याम पारिक सर, नागालैंड से। नागालैंड से आप बोल रहे हैं, वाह क्या बात है। जी कहें अपनी बात। सर मोहन भागवत जी वाला जो बयान आया सर, उसको अच्छा दृष्टि से भी देखना चाहिए, सराहनीय भी है। उसको मतलब गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए ना। अगर सुझाव रखा है कि गलत दृष्टि से तो कोई देख ही नहीं रहा। नहीं, बात की बात है। मतलब उसको स्वागत भी करना चाहिए। हो सकता है अच्छा हो, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नागालैंड से ये आवाज आ रही थी। और मिलेश जी, स्वागत करने वाले हैं सब, और साथ में दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि बयान होते हैं और लोग बदल जाते हैं, बयान बदल जाते हैं। भाई यही तो राजनीति है। लेकिन ताली मतलब एक हाथ से नहीं बजती भाई। अगर एक पक्ष एक बयान देता है तो दूसरा पक्ष उससे बड़ा बयान दे देता है और वहीं से आग लग जाती है। तो बात सिर्फ ये है कि अगर एक ओर से ये बात आई है, पहल हुई है, तो आप स्वागत कीजिए और दूसरी तरफ से भी ऐसा ही कुछ आना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि भारत में जो दूसरा कोई पक्ष है वो कौन सा पक्ष है जिसकी बात आप कर रहे हैं। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो भारत में जितने प्रोवोकेशन, इतने दमन उत्पीड़न के बावजूद भारत का जो मुस्लिम समाज है वो आम तौर पे, एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आम तौर पे जितना धीरज, जितनी शांति के साथ है वो अनपैरेलल है। वो मैं ओवैसी के बारे में क्या कहना चाहिए? माइनॉरिटी कम्युनिटी के शांत होने, धैर्यवान होने और सहनशीलता की मैं समझता हूँ कि तारीफ की जानी चाहिए और पूरी दुनिया में की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। लेकिन के साथ काम कर रही है। लेकिन जो ओवैसी जैसे नेता हैं, जब एक ओवैसी जैसे नेताओं को कौन बढ़ा रहा है? आप बताइए, हैदराबाद सिकंदराबाद के एक नेता को राष्ट्रीय फलक पर लाने का काम किसने किया है?
देश में आदिवासियों, दलितों और उत्पीड़ितों के इतने सारे नेता काम करते हैं। क्या भारत का मीडिया, भारत की राजनीति और भारत की राजनीतिक संरचना में बैठे हुए बड़े लोग उनको आगे बढ़ने देते हैं? उनकी बात कभी सुनते हैं? कभी उनकी अच्छी बातें सुनी जाती हैं? लेकिन जो आग लगाने वाले लोग हैं उनकी बातें केवल सुनी जाती हैं, जो हमेशा उत्तेजक बयान देते हैं। आप देख लीजिए, मंदिर मस्जिद के इशू पर हिंदुत्ववादी जितने बयानबाज नेता हैं, सबकी बातें प्रमुखता से सामने आती हैं। लेकिन जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, वो तो गायब है। गरीबी की बात करते हैं, जो समानता की बात करते हैं, उनकी बातें नहीं करती हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, इसके लिए जिम्मेदार सत्ता में बैठे लोग हैं, या मीडिया भी तो है। मीडिया है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। सवाल इस बात का है कि रेडियो टेलीविजन पर कौन नियंत्रित कर रहा है? उर्मिलेश जी, जब टीवी पर बहस होती है, जब दोनों पक्षों के लोगों को लाकर आप बैठाते हैं, कोई पक्ष नहीं है टेलीविजन पर। माफ कीजिएगा, मैं टेलीविजन को बेहतर ढंग से जानता हूँ, टेलीविजन में इसीलिए मैं कह रहा हूँ, टेलीविजन मीडिया में इस वक्त केवल एक ही पक्ष है और वो सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द के ही लोग बुलाए जाते हैं और जो कथित विपक्ष के लोग बुलाए जाते हैं, कथित विपक्ष के लोग, वो अभी केवल तभी तक उनको बोलने दिया जाता है जब तक कि उनकी आवाज जो है ऐसी रहे जो कम से कम बड़े सवाल न खड़ा करे। और उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में केवल एक ही नेता को बुला लिया जाता है। दूसरे जो संजीदा लोग हैं उनको नहीं बुलाया जाता है, जो समझदार लोग हैं उनको नहीं बुलाया जाता है। बुद्धिजीवी वर्ग तो गायब है उर्मिलेश जी। बात आप कर रहे हैं वो बिहार से लेकर बंगाल तक, असम से लेकर के और न जाने कितने स्टेट में हर जगह चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के लिए उसके लिए एलआई भी तैयार कर लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन इसका भाई जनता तक आवाज तो पहुंचती है ना। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय भारत में जो रोल अदा कर रहा है, खासकर टेलीविजन, वो राष्ट्र के लिए बहुत ही अहितकारी है। इतना भड़काऊ डिबेट उर्मिलेश जी, इतनी भड़काऊ डिबेट। किसी भी विकासशील मुल्क में ऐसे मीडिया से देश की बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। और ऐसा मीडिया एक जमाने में रेडियो रवांडा ने एक रोल अदा किया था, बहुत ही खतरनाक रोल। रेडियो रवांडा की तरह भारत का मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल बन गया है। एक श्रोता को मंच दे रहा हूँ, नाम बता दे, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं अतहर सलीम बोल रहा हूँ, कोयरीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर से अतहर सलीम बोल रहे हैं। जी, कहें अपनी बात। जी, मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके समीक्षक को कि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मीडिया ही जो है देश को ले डूब रहा है और इस वक्त तो हम लोगों ने मीडिया को देखना ही छोड़ दिया। लेकिन देखते तो दर्शक ही है ना, टीआरपी तो वही दे रहे हैं। जी सर, मैं अभी सभी जितने भी बीबीसी के माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि अपना समय बात कर रहे हैं हिंदी न्यूज चैनलों को देख के। ज्यादा जो है उन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जी सर, हम लोगों ने तो देखना ही छोड़ दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता को मंच दूंगा, नाम बता दें, आखिरी कार्यक्रम में मैं हाँ जी बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से मैं बसंती लाल जी, स्वागत है। संक्षेप में अपनी बात कह दें। जी, मैं कहना चाहता हूँ बीबीसी बंद होने जा रहा है तो नहीं, बीबीसी बंद नहीं हो रहा है। बीबीसी बंद नहीं हो रहा है, इंडिया बोल कार्यक्रम की जगह एक नया प्रोग्राम आ रहा है। जी, वो बंद हो रहा तो हमारी बात अभी आज रखता हूँ मैं। जैसे बयानबाजी लोग करते जाते नेता लोग और फिर कुछ भी बोल जाते हैं और पीसता कौन है? गरीब लोग पीस जाता है। बयानबाजी में इतना वक्त लगा देते हैं तो गरीबों के दर्द ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। जी। हाँ, मतलब मुद्दों की ध्यान नहीं देते, गरीबी की ध्यान नहीं देते और दुनिया भर के जो बेरोजगारी के मुद्दे सारे के सारे पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास हूं और आज हम इंडिया बोल कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता जो लाइव सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को। उर्मिलेश जी, मीडिया के लिए हर बार हम लोग तमाम डिस्कशन कर डालते हैं। आधी आग तो मीडिया ने लगाई, बाकी नेता ने लगाई। जी, आखिरी बात नहीं याद सुनाई पड़ी। मैं कह रहा हूं कि आधा आग लगाने का काम तो मीडिया कर देता है, उसके बाद आप अपना छोड़ दीजिए। देखिए, बात यह है ना कि मीडिया के पीछे कौन है, मीडिया को चला कौन रहा है। मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर टेलीविजन चैनलों में जो सुबह से लेकर शाम तक एक ही तरह का डिस्कोर्स सामने आ रहा है, उसको इंजेक्ट कौन कर रहा है वहां पर? उस पर नियंत्रण क्यों नहीं है? इतने वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी और ये सब बनी हुई है। There is no regulatory authority. There is only one regulatory authority in this country. Everybody know, and I don't. मुझे उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं कि कहाँ से नियंत्रित हो रहा है।
कौन नहीं जानता है इस देश के मीडिया में कि मीडिया कहाँ से नियंत्रित हो रहा है। तो वही बात है ना कि बात अगर निकलती है तो घूम फिर के वहीं पर आ जाती है कि भाई और देखिए लोग जो हैं बेचारे वो क्या करें, उनके पास चॉइस नहीं है। वो वही जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है एक सेक्शन में, तो उसी गोदी मीडिया को देखने के लिए विवश हैं। वो अभिशप्त हैं क्योंकि उनके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। जो दूसरे प्लेटफॉर्म है बहुत साधारण है, मार्जिनलाइज कर दिए गए हैं, उनको विज्ञापन भी कम मिलता है। इसका मतलब ये है कि भाई आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें और खुद मतलब अपनी दिमाग का इस्तेमाल करें और जो भी सोचे समझे दर्शक करें। लोगों के विवेक को जगाने के लिए लोग काम करें, तभी विवेक काम करेगा ना। विवेक तो मार डाला जाता है, विवेक को खत्म कर दिया जाता है। जब रेडियो रवांडा ने लोगों का विवेक खत्म कर दिया था, जब वहाँ कत्लेआम हुआ था, आप सब जानते हैं, हम पूरी हिस्ट्री जानते हैं आप सब लोग। जी उर्मिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये कार्यक्रम हम इसका समापन कर रहे हैं। इंडिया बोल तो नहीं होगा, लेकिन अगले शनिवार को जब हम हाजिर होंगे तो एक नए कलेवर के साथ हाजिर होंगे। सोमवार से दिन भर कार्यक्रम नए रूप में पेश होगा। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त साथियों के साथ विदा दें। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।